मैं डॉक्टर अंजलि कुमारी, गेस्ट फैकल्टी इतिहास विभाग, डीएवी पीजी कॉलेज सीवान। आज हम लोग चर्चा करेंगे बिहार में अंग्रेजी शासन का सुदृढ़ीकरण और इसके अंतर्गत जिला, पुलिस और न्यायिक प्रशासन का बिहार में कैसे गठन होता है उसके विषय में। सबसे पहले देखते हैं कि जिला प्रशासन का गठन बिहार में कैसे हुआ। 1773 ईस्वी के विनियमन अधिनियम के अंतर्गत पृथक प्रांतीय दीवानी न्यायालय की स्थापना की गई। इन दीवानी न्यायालय की संख्या 1781 ईस्वी में 18 थी। इन 18 न्यायालय में बिहार में 7 न्यायालय अवस्थित थे। इन न्यायालयों में एक असैनिक अधिकारी होता था जिसे अधीक्षक के स्थान पर न्यायाधीश कहा जाता था, लेकिन चतरा और भागलपुर के न्यायालयों में भौगोलिक और सामरिक कारणों से समाहर्ता कहलाते थे। प्रांतीय परिषद का क्षेत्राधिकार प्रशासनिक जरूरतों को देखते हुए विभिन्न जिलों में हस्तगत कर दिया गया, जिसके फलस्वरूप निम्नलिखित समाहर्ता के अधीनस्थ जिलों को बनाया गया। राजमहल और भागलपुर का गठन 1774 ईस्वी में वाटन के अधीन हुआ। रामगढ़ जिले का गठन 1775 ईस्वी में व्हिटले के अधीन हुआ। पंचकोट या पंचायत का गठन 1776 ईस्वी में हेविट के अधीन हुआ और सारण का गठन 1779 ईस्वी में ग्रेम के अधीन हुआ। तत्कालीन समय में बंगाल में रंगपुर, त्रिपुरा और मिदनापुर जिले बनाए गए। 1781 ईस्वी में प्रांतीय परिषद को समाप्त कर दिया गया। सब परिषद गवर्नर जनरल ने उनकी स्थानों पर कोलकाता में एक राजस्व समिति की नींव रखी। इस समिति की नींव रखने का लक्ष्य राजस्व प्रशासन का केंद्रीयकृत करना था, लेकिन जिला एजेंसी के नहीं रहने के कारण यह संभव नहीं हो सका। वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 ईस्वी में इस प्रकार की एजेंसी की नींव रखने की सोची, किंतु ईस्ट इंडिया कंपनी ने ऐसा करने की आज्ञा नहीं दी। सर्वप्रथम यह निर्णय लिया गया कि यदि राजस्व समिति को कार्य करना है तो सरकार को यह निर्णय करना होगा कि जिला का प्रशासन चलाने का कार्य नायब या यूरोपीय समाहर्ता करेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिफारिश की कि कंपनी के योग्य अधिकारियों द्वारा इस व्यवस्था की पुनर्बहाली हो। हरेक जिलों में राजस्व और न्यायिक प्रशासनिक अधिकारों के द्वारा समाहर्ता की बहाली की जाए, लेकिन तत्कालीन समय में कंपनी मराठों और मैसूर के युद्ध में गंभीर रूप से उलझी हुई थी, जिसके फलस्वरूप यह व्यवस्था लागू नहीं हो सकी। अंततोगत्वा 1786 ईस्वी में कंपनी के निदेशकों ने जिला प्रशासन में यूरोपीय समाहर्ता की बहाली का आदेश निर्गत कर दिया। 1786 ईस्वी में योजनाबद्ध तरीके से इसको प्रारंभ किया गया। जिलों की नियमित राजस्व इकाइयों में विभक्त कर दिया गया तथा हरेक जिलों में समाहर्ता को राजस्व का प्रबंध और वसूली के लिए जिम्मेदार बनाया गया। राजस्व समिति का गठन राजस्व परिषद के स्वरूप में किया गया। परिषद का एक सदस्य इसका अध्यक्ष बना। परिषद को क्या कार्य संपादन करना है इसे स्पष्ट कर दिया गया। परिषद समाहर्ता के कार्य का संपुष्टि करता था, समयानुसार उसे सलाह भी देता था और पूर्णतः अपने नियंत्रण में रखता था। परिषद ने सेरिस्तेदार को नियुक्त किया, जिसका कार्य भू राजस्व और भू धृति के सारे महत्वपूर्ण कागजात का अवलोकन करना था। समाहर्ता को ऊंचा दर्जा कंपनी के निदेशकों ने दिया। कंपनी को यकीन था कि समाहर्ता संप्रभुता तथा सरकार की कार्यपालिका शक्ति को मजबूत करने में अपने पद का सदुपयोग करेंगे। ये समाहर्ता कंपनी के हितों के लिए हर प्रकार से सजग रहेंगे। कंपनी को ऐसा अनुभव होता था कि समाहर्ता राजस्व, न्यायिक एवं दंडाधिकारी कर्तव्यों का सही ढंग से निर्वहन करेंगे। इस तरह हम देखते हैं कि जिला प्रशासन का गठन होता है। अब हम देखते हैं कि बिहार में पुलिस प्रशासन का गठन कैसे होता है। हम जानते हैं कि प्राचीन काल में देश में पासवान, चौकीदार, गोरायत या बड़ाहिल पुलिस का काम करते थे। मध्यकालीन समय में मुगल साम्राज्य के अधीनस्थ जिलों में फौजदार पुलिस का काम करता था। यह सैनिक कमांडर होता था जो सैनिक पुलिस टुकड़ी का प्रधान था। आधुनिक युग में सर्वप्रथम 1861 ईस्वी में असैनिक रक्षी दल का निर्माण किया गया।
प्राचीन भारत में ग्रामीणों द्वारा चौकीदारों का भरण पोषण किया था तथा पुलिस सेवा के लिए ग्रामों में भूमि अनुदान में दी जाती थी। कालांतर में जब ग्रामीण समुदाय समाप्त हो गया तो ये चौकीदार जमींदारों और भू राजस्व कृषकों के अधीन में आ गए। इन लोगों ने इन्हें सेवा की एवज में चक्रण या सेवा भूमि दिया। जमींदारों और भू राजस्व कृषक के भूमि सेवक सरकारी फौजदार स्थापन के अधीनस्थ होते थे। भूमि सेवक पूर्णतः जमींदारों के गिरफ्त में थे तथा पूरी जमींदारी व्यवस्था में पकड़ बनाए हुए थे। ये भूमि सेवक आंतरिक व्यवस्था को शांतिपूर्ण तरीके से व्यवस्थित रखते थे तथा साथ ही किसी प्रकार के विद्रोह की सूचना जमींदारों को देते थे। लेकिन यह सब कार्य सरकारी फौजदार के अधीन हो सकता था। फौजदार आधुनिक पुलिस अधीक्षक की तरह था। इस अधीक्षक के अंतर्गत अनेक जमींदार और थाने के दरोगा होते थे। फौजदार जिलों में नाजिम का प्रतिनिधि होता था। आम लोग उससे न्याय की अपेक्षा करते थे तथा जमींदारों के शोषण से भी अपनी सुरक्षा चाहते थे। इस प्रकार पुलिस जनता और जमींदारों पर सरसरी दृष्टि रखती थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सर्वप्रथम ग्रामीण प्रक्षेत्रों में सरकारी प्रतिनिधित्व के तौर पर दारोगा पद्धति को जन्म दिया। इसका श्रेय इन्हीं को जाता है। पहले ग्रामीण क्षेत्रों में जमींदार का बोलबाला था क्योंकि ये पुलिस का भी काम करते थे। 2 अक्टूबर 1815 ईस्वी को लॉर्ड हेस्टिंग्स ने कहा कि दारोगा पद्धति की स्थापना दंडाधिकारी को शक्तिशाली बनाने के लिए की गई है। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने दारोगा पद्धति को स्वीकार किया, लेकिन वह इसके आगे पुलिस का विस्तार नहीं करना चाहते थे। उनका कहना था कि ग्रामीण परिवेश में चौकीदार पद्धति का निर्माण सविस्तार होना चाहिए और इसे दारोगा पद्धति के तहत कार्य करना चाहिए। चौकीदार की सेवा सरकार के अधीनस्थ होगा तो वेतन भी सरकार को देना पड़ेगा। इसका परिणाम यह होगा कि चौकीदार अत्याचारी हो जाएंगे। इसलिए चौकीदार की सेवा ग्रामीण समाज के दायरे में रखा जाए। 1793 ईस्वी के 22वें विनियमन के द्वारा दारोगा को काफ़ी अधिकार मिले हुए थे, लेकिन वेतन न्यूनतम मिलता था, जिस कारण वे भ्रष्टाचारी हो गए थे और पद का दुरुपयोग करने लगे थे। सर्वप्रथम पुलिस नियमावली 1817 ईस्वी में 20वें विनियमन द्वारा प्रकाशित की गई। इस नियमावली में दारोगा के अधिकारों तथा कर्तव्यों को परिभाषित किया गया। अब हम देखते हैं कि दंडाधिकारी के अधिकार में बढ़ोतरी कैसे होती है। दंडाधिकारी के अधिकारों में बढ़ोतरी 1793 ईस्वी में किया गया। इसके साथ ही दंडाधिकारी को 1807 ईस्वी में अपराधियों को 1 वर्ष दंड और कारावास भेजने का अधिकार दिया गया। 1818 ईस्वी में एक संशोधन के द्वारा 1 वर्ष का दंड बढ़ाकर 2 वर्ष कर दिया गया। इसके परिणाम स्वरूप यहाँ अनेक आपराधिक मामले आने लगे क्योंकि यहाँ न्याय पाना काफ़ी सस्ता और सुगम था। लेकिन इससे पूर्व 1816 ईस्वी के विनियमन 7वें ने दंडाधिकारियों को दारोगा की बहाली और पदमुक्त करने का अधिकार दिया था। अपने इस अधिकार के प्रयोग में वह दौरा न्यायाधीशों को सूचित किए बगैर निलंबित और पद से विमुक्त कर सकती थी। 1808 ईस्वी में मुर्शिदाबाद, ढाका और कोलकाता मंडलों में दंडाधिकारियों ने उनके क्षेत्राधिकार के लिए आरक्षी अधीक्षक की नियुक्ति की। पटना मंडल में इस व्यवस्था को 1810 ईस्वी में लागू किया गया। आगे चलकर 1829 ईस्वी में आरक्षी अधीक्षक पद समाप्त कर दिया गया तथा विनियमन 1 के द्वारा उसके अधिकार कर्तव्य मंडलीय आयुक्त को सौंप दिए गए। उन्हें दौरा न्यायाधीशों के रूप में भी कार्य करना था। मंडलीय आयुक्त पुलिस का भी कार्य करते थे। 1837 ईस्वी में सरकार को एक कानून के द्वारा पुनः आरक्षी अधीक्षकों की बहाली का आदेश मिला, लेकिन इस आदेश पर सरकार अमल नहीं की। 1861 ईस्वी के आरक्षी सुधार के मुताबिक बिहार में हर एक जिले में 1 आरक्षी अधीक्षक के अलावा 1 आरक्षी महानिरीक्षक और 1 आरक्षी उप महानिरीक्षक की स्थापना की गई। इस प्रकार हम देखते हैं कि बिहार में पुलिस प्रशासन का गठन होता है। अब हम आगे की वीडियो में बिहार में न्यायिक प्रशासन के गठन के विषय में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।